पूंजीवादी समाज के प्रति कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। आज इस कविता की व्याख्या हम समझेंगे। पहला पद है, इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतःशुद्धि, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, यह वैचित्र, इतनी शक्ति, इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल। तो जैसे कि हम समझते हैं, इस कविता का शीर्षक ही है पूंजीवादी समाज के प्रति। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद से बहुत प्रभावित थे और वे समाज के जो पूंजीवादी वर्ग थे उनके प्रति उनके मन में एक आक्रोश था। वे समझते थे कि ये प्रगति के नाम पर मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय लोगों का शोषण करते हैं और उनके जो मूल्य हैं वे उतने पावन नहीं हैं जितने कि वे दिखावा करते हैं। तो यही इस कविता में उन्होंने कहा है। तो हम व्याख्या देखते हैं और इस व्याख्या में हम पूंजीवाद क्या है यह भी अच्छी तरीके से समझेंगे। पूंजी का मतलब होता है धन, लेकिन हर धनी व्यक्ति पूंजीपति नहीं होता है। तो आगे हम बढ़ें, इसके लिए यह बात समझना जरूरी है कि धनवान लोग पूंजीवादी नहीं होते, बल्कि जो लोग अपना पैसा, धन, संपत्ति लगाकर अधिक लाभ उठाना चाहते हैं वे पूंजीपति कहलाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट कहते हैं। और कैपिटलिस्ट एक सिस्टम है जो प्राइवेटली ओन्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस करते हैं। पूंजीपति सिर्फ अपने धन से लाभ नहीं उठा सकता, इसके लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और वह जिन पर निर्भर रहता है उनको उनके अधिकारों से वंचित कर देता है, उनका शोषण होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हें लाभ पहुंचाने के लिए कितने प्राणों की बलि चढ़ती है, कितने लोग मेहनत करते हैं, अपनी बुद्धि, ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तब जाकर इन पूंजीपतियों को दिव्यता, भव्यता और उनकी अपनी संस्कृति को पहचान मिलती है। लेखों से, कविताओं से प्रशंसा मिलती है, लेकिन यह सब कितना विचित्र संयोग है कि जिनके लिए यह सब किया जाता है वे ढोंगी हैं, दिखावा करते हैं, कहते कुछ और करते कुछ हैं। षड्यंत्रकारी लोग चालाकी से सच को मार देते हैं और झूठ ही उनका मंत्र होता है। तो यह जो कविता का पद है उसकी यह व्याख्या है। तो आप अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे कि पूंजीपति और धनवान लोगों में क्या होता है। जो धनवान लोग होते हैं, जो पूंजीपति नहीं होते, ऐसे धनवान अमीर लोग अपना जीवन जीते हैं, अच्छे से रहते हैं, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं और अपने सुख सुविधाओं को और अपने शौक को पूरा करते हैं। लेकिन पूंजीपति लोग होते हैं जो अपनी पूंजी को, अपने धन को इन्वेस्ट करके उससे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने यह भी कहा है कि यह जो सौंदर्य है वह सब कितना विचित्र लग रहा है कि वे ढोंगी होते हैं। हम देखते हैं कि वे जो उच्च वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग होता है, वे चाहे जो करते हैं उनके धन के बल पर, उनकी पूंजी के बल पर वो सब सही हो जाता है। और यही गुस्सा कवि के मन में उन पूंजीपतियों के प्रति है। विशेषता हम देखेंगे, जिनके पास पूंजी की ताकत होती है वे जो करते हैं वही सही हो जाता है। उनके जीवन का सुख, समृद्धि, यश सब दूसरों की नींव पर जमी होती है, लेकिन उसकी कोई कीमत वे नहीं करते। और अंत में आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देख रहे हैं। अगला पद है, छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति, अंध देती क्रोध मुझको, खूब जलता क्रोध तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मितली उमड़ आती, शीघ्र तेरे हास में भी रोग क्रमी है,
उग्र तेरा नाश, तुझ पर क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र। मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक अपनी उष्णता में धो चले अविवेक। तू मरण है, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तो इसकी व्याख्या है कि मैं इस पूंजीपति वर्ग को कितना कोसूं, कितना श्राप दूं, तुम्हारा विभत्स चेहरा इस समाज के आगे कितना दिखाऊं। छोड़ो, तुम्हारी दिखावापूर्ण संस्कृति और सभ्य भाषा सब ढोंग है। आडंबर में तू अंधा हो गया है, उससे बुरी बदबू आती है और इसे सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं क्रोध में जल जल उठता हूँ। तू ही नहीं, तेरी पीढ़ियों में भी यही व्यवहार दिखता है। तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, अर्थात तुम्हारा जो खून है, तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वे भी ऐसी ही होगी। और उसे देखकर मुझे घृणा से उबकाई या उल्टी आती है। तेरी जो हंसी है वह भी नकली है, उसमें किसी रोग के कीटाणु हैं और तेरे भ्रष्टाचार के कीड़े ही तेरे नाश का कारण बनेंगे। तेरा यह रूप देखकर मेरे अंदर का जो गुस्सा है वह समाज के शोषित और सामान्य जन के श्राप की आग में जलकर नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तू अविवेकी हो गया है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो शोषण किया है उसके फलस्वरूप तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तेरे पास न नैतिक मूल्य है न मानवीयता है। ऐसा मनुष्य धरती पर व्यर्थ है। और इतना ही नहीं, तेरा स्वार्थ ही तेरे नाश का कारण होगा। विशेषता है, कवि ने मध्यम वर्गीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा है कि शोषण के विरुद्ध मेरी आवाज पूरे शोषित समाज की आवाज बन जाएगी। तेरे विनाश का कारण तू ही है, क्योंकि एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है तो अपने आप फूट जाता है और तेरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। पूंजी की प्यास ही तुझे मारेगी। तो इस प्रकार हमने देखा इस छोटी सी किंतु सारगर्भित कविता में पूंजीवादी समाज के प्रति कवि का जो आक्रोश है, गुस्सा है, उन्होंने व्यक्त किया है। और वे जो गुस्सा है वो पूरी तरीके से उन्होंने इस समाज के प्रति निकाला है कि वे शोषण करते हैं, लोगों को उनके अधिकार से वंचित करते हैं। और यहाँ हमें यह समझना जरूरी है कि पूंजीवादी समाज क्या है। इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकती है। तो पूंजीवादी समाज वह समाज है जहाँ लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों का स्वामित्व प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त उत्पादन के साधन होने की बहुत कम या कोई संभावना नहीं होती और इसके बजाय वे अपना श्रम उन लोगों को बेचते हैं, अपनी मेहनत उन लोगों को बेचते हैं जिनके पास उत्पादक संपत्ति होती है, अर्थात मजदूर वर्ग। सिर्फ मजदूर वर्ग ही नहीं, जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वे जिसकी नौकरी करते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने स्वायत्त संस्थाएं होती है वे अपने ही पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी के आधार पर ही वे लोगों को तनख्वाह देते हैं, कम होती है, ज़्यादा होती है, अन्य सुविधाएं नहीं देते हैं। यह सब भी पूंजीवादी वर्ग का, पूंजीवादी समाज का शोषण ही है। तो हम देखते हैं कि इस शोषण के शिकार केवल मजदूर वर्ग नहीं, पढ़ा लिखा वर्ग भी होता है। पूंजी का अर्थ धन संपदा से ही नहीं है, बल्कि जो अपनी संपत्ति इन्वेस्ट करने के लिए दूसरों की ताकतों का सहारा लेते हैं उसे पूंजीवाद कहते हैं और साहित्य में यह प्रगतिवाद कहलाता है। कवि कार्ल मार्क्स के प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। देश और समाज व्यक्तिगत प्रगति में प्रयुक्त होने वाली ताकतों का बहुत कम हिस्सा उन्हें मिलता है, उन्हें अधिकार नहीं मिलते हैं और पूंजीवादी चाहते हैं कि गरीब गरीब बना रहे, जिससे लागत कम रहे और फायदा ज़्यादा मिले, अज्ञानता बनी रहे जिससे शोषण आसानी से होता रहे। इसलिए वे कहते हैं कि इतने हाथों, बुद्धि, प्राणों का फायदा अपने लाभ के लिए उठाते हो। समाज में व्याप्त अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय के विरुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था को उत्तरदायी मानते हैं कवि। सत्य एवं यथार्थ की दृष्टि ने उन्हें मार्क्सवादी चेतना प्रदान की है। मुक्तिबोध के काव्य में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। ये एक साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी कवि भी हैं। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है
प्रश्न 1, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 × 1 = 10। एक एक अंक के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में लिखना है। अगर आपके उत्तर एक शब्द लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साधारणतः पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं जिनके उत्तर केवल एक शब्द में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, और ये सभी संभावित प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह केवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए यह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो 2 × 7 = 14। तो 4 में से 2 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला मध्यकालीन या भक्तिकालीन कविता और दूसरा आधुनिक कविता। तो दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। जैसे कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास के दोहे, इस प्रकार, या बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, इस प्रकार मध्यकालीन कविता में से ससंदर्भ व्याख्या होगी। लेकिन दोनों की ही फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों भागों में से आपको एक एक पद की ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मध्यकालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए या आधुनिक कालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए। ऐसे करने से आपके अंक कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक एक किया जाए, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ आप फॉर्मेट भी देख रहे हैं। पहला पद होता है संकेत, जिसके लिए पहला पद का पहला शब्द बीच में डैश डैश करके अंतिम शब्द, जिससे यह अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट बना दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, जो होगा सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोई दो 15 × 2 = 30। तो यहाँ पर आपको कविता का नाम लिया जाएगा, जिसकी आपको सारांश लिखकर विशेषताएं लिखना होगी। या दूसरा प्रश्न आ सकता है कि किसी कविता का प्राकृतिक सौंदर्य लिखिए, या जो कविता है उसमें कोई वीरता की कविता है तो वीरता का सारांश लिखिए, या कविता के आधार पर किसी चीज की महिमा मंडन किया गया है तो महिमा का वर्णन कीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखना होगा। तो आगे हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहला बिंदु होता है शीर्षक। जो शीर्षक आपको प्रश्न के आधार पर लिखना होगा कि जो भी कविता आपको सारांश के लिए लिखने के लिए पूछी गई है वैसा आप शीर्षक बनाएंगे। उसके बाद रचनाकार का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तीसरा बिंदु होगा सारांश। तो पूरे चैप्टर का सम्मिलित विस्तार से सारांश लिखना होगा। इसके लिए आप जो ससंदर्भ व्याख्या में पदों की व्याख्या की गई है उसका सहायता लेकर सारांश बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और विशेषता की हर पदों में हमने दी है कि क्या विशेषता है, वैसे ही संकलित रूप से आप उसकी विशेषता तैयार कर सकते हैं कि कवि क्या संदेश दे रहे हैं और उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो यह हो गया तीसरा प्रश्न कि किस प्रकार से उसका उत्तर लिखा जाएगा। और अगर मैं यहाँ सारांश लिखूंगी सभी पदों को संकलित रूप से तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी, क्योंकि सभी कुछ आपके लिए वीडियो के पहले भाग में उपलब्ध है। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए कोई एक 6 × 1 = 6। कोई 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, किस प्रकार होगा। शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 से शीर्षक में से प्रश्न में से कौन से
शीर्षक की व्याख्या टिप्पणी लिख रहे हैं। शीर्षक हो जाएगा, आप शीर्षक का परिचय दिया जाएगा जिसमें आपको किताब का, चैप्टर का और रचनाकार का नाम लिखना होगा। और अगला बिंदु होगा टिप्पणी या शॉर्ट नोट। तो आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना होगा मुख्य मुख्य बातें। कई बार ऐसे भी शीर्षक दे दिए जाते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना होता है कि 6 अंक के लिए ही है, तो हमें 2 पेज 2.5 पेज भर भर के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। आप कितना भी लिख देंगे तो 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा।